गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसा कि आप सभी को मैंने पहले भी इसी एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर में ये चीज़ बताया है कि एटम क्या है, परमाणु क्या है, उसकी संरचना क्या, उसके पीछे का जो इतिहास था, उसकी खोज कैसे हुई, उसकी संरचना के ऊपर क्या क्या साइंटिस्ट जैसे डाल्टन ने हुआ, रदरफोर्ड ने या बोर्स ने क्या थ्योरी दी, उसकी कमियां क्या थी, उस सब को हमने डिस्कस किया। आज हम लोग बात करेंगे कि किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं वो किस आधार पर किसी ऑर्बिट में रहते हैं, उनका विन्यास क्या होता है। आज हम लोग उस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन यही है कि आखिरकार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सही मतलब क्या है। तो आपको बता दूं, जैसे आप स्क्रीन में देख भी पा रहे हैं, मैंने दोनों वर्जन में, हिंदी में भी और इंग्लिश में दोनों में लिखा है ताकि दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को आसानी रहे समझने के लिए। तो आप जैसे यहाँ पे डेफिनेशन बता रहा है कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्क्राइब हाउ द इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल। यानी जो एटम होता है उसके सेंटर में, जैसे आप सभी को मालूम है कि न्यूक्लियस होता है और उसके बाहर के ऑर्बिट में, एक फिक्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, हर ऑर्बिट में कितना होगा और कैसे भरा जाएगा, इसी को ही यही कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो एटम एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो किस ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल का मतलब होता है हिंदी में कक्षक का। उसको अगर डिफ़ाइन करें तो ऑर्बिटल का मतलब यह है कि कक्षक ऐसी जगह है किसी परमाणु के अंदर जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो हम उसी के आधार पर इलेक्ट्रॉन का मतलब किसी भी एटम में कैसे हर ऑर्बिटल में भरे जाएंगे, उसी को ही हम आज डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आप सभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन का एक बना हुआ है 1s1। तो आपको मैं भी बताऊंगी कि कैसे जो बोर्स एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग उन्होंने शेल बताया था, KLMN शेल। तो उस KLMN शेल के अंदर भी सब सेल होते हैं। तो सब सेल, जैसे जो पहला सेल K है उसके पास एक ही सेल है 1s। उसके बाद जो दूसरा सेल है यानी K सेल, K सेल के बाद जो L सेल है उसके पास उसके बाद दो सेल है 2s और 2p। तो 2s सेल में जो है मतलब जो सब ऑर्बिटल हुआ उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और 2p के केस में 3 मतलब यहाँ पे जैसे आप डायग्राम देख रहे हैं कि 1s है, उसके बाद ये जो आपका पहला जो सेल होता है जिसको K नाम से बोर्स ने बताया था उसमें एक ही ऑर्बिटल है 1s। उसके बाद जो दूसरा सेल है L, उसमें सब मतलब सब सेल के अंदर 4 ऑर्बिटल हैं, एक तो 2s के, बाकी 2p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 आप सामने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और आपको बता दूं, हर ऑर्बिटल के अंदर यानी जिस एक बॉक्स के अंदर 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, ये नियम है। तो अब यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन की हम बात करें तो हाइड्रोजन सबसे पहले कौन से सेल में जाएगा, तो न्यूक्लियस के पास जो सबसे पहला ऑर्बिटल होगा इलेक्ट्रॉन पहले उसमें एंटर करता है, पहले उसमें प्रवेश करता है। इसलिए अगर हम हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 1s1 है, जैसे आप देख पा रहे हैं। तो ये जो 1 जो है वो प्रिंसिपल नंबर है जो K शेल को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जब भी हम किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो हमेशा एटम का जब वो ग्राउंड स्टेट में रहता है यानी जिस ऑर्बिट में वो उसमें स्थिर न्यूक्लियस के चारों चक्कर लगा रहा है, उसी शेल का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं कि उसमें कितने संख्या में इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग इस मतलब किस आधार पर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं उसमें सबसे पहले आता है अबव प्रिंसिपल। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप सबको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं, वो एक नियम है जिसके अंतर्गत हम एटॉमिक ऑर्बिटल या कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन को भरते हैं।
तो उसके कुछ नियम हैं, कुछ रूल और रेगुलेशंस हैं, जिसमें सबसे पहला नियम अब्बाऊ ने दिया था, तो इसको हम अब्बाऊ के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। अब्बाऊ के सिद्धांत के आधार पर क्या है, आप इसको देखेंगे कि द अब्बाऊ प्रिंसिपल इंडिकेट दैट मैनर इन विच इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड इन द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन के भरने की जो सही तरीका है वही है अब्बाऊ का सिद्धांत। इट इंडिकेट दैट इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड इनटू एटॉमिक ऑर्बिटल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल एनर्जी लेवल। जैसे जैसे ऑर्बिटल की ऊर्जा बढ़ेगी वैसे वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी कक्षक या ऑर्बिटल के अंदर भरे जाते हैं। जैसे 1s के बाद 2s आएगा, 2s के बाद 2p आएगा, तो ये जो 1s है उससे ज़्यादा ऊर्जा 2s की है, 2s की से ज़्यादा ऊर्जा 2p की है। तो इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो ऊर्जा बढ़ती जाती है वैसे ही इलेक्ट्रॉन की भी संख्या, इलेक्ट्रॉन के भरने का भी जो तरीका है वैसे वैसे ही होता है। किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं जाता, बल्कि वो बढ़ते हुए ऊर्जा का जो क्रम है उसी के आधार पर इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल या कक्षक में प्रवेश करता है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द अबव प्रिंसिपल द अवेलेबल एटॉमिक ऑर्बिटल विद द लोएस्ट एनर्जी लेवल आर ऑक्युपाइड बिफोर दोज विथ हायर एनर्जी लेवल। कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले जो कम ऊर्जा वाला ऑर्बिटल है वो सबसे पहले भरा जाएगा, उसके भरने के बाद उसके बाद वाली जिसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। ठीक है। तो यह है आपका अब्बाऊ का नियम। आपको इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ एक डायग्राम दिखा रही हूँ, स्कीम ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की किस तरीके से इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे और इसको आप याद कर लेंगे, एग्ज़ाम के क्या पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले लिखा है 1s, उसके बाद 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s। थोड़ा मैं स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको और आसानी हो समझने में। 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d, 7s, 7p एंड 8s। आपको मैं बता दूँ ये जो n है ये आपका जो है ये सेल की संख्या को बता रहा है। आपको याद होगा मैंने बोर्स एटॉमिक मॉडल में ये चीज़ बताया था। तो ये जो 1 है आपका KLMNOP करके ये ऊर्जा को बता रहा है। तो पहला जो n है जिसमें n की वैल्यू 1 है तो उसके पास एक ही ऑर्बिटल है 1s। और आपको बता दूं उसके बाद 2 जो सेल है उसके पास 2 ऑर्बिटल 2s और 2p। अब जैसे आपको बता दूं कि 2s के पास एक ही ऑर्बिटल इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन वो रख सकता है, 2p के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है। तो हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से p ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक उसी तरीके से हम n=3 में देखेंगे, 3 यहाँ पर ऑर्बिटल बने हुए 3s, 3p, 3d। तो जैसे 3s में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 3p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। 3d की बात करें तो d जो ऑर्बिटल उसके पास 5 डी जो सबसेल है उसके पास 5 ऑर्बिटल है। तो हर ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन अगर हम रखने की कैपेसिटी है तो जो डी होता है डी ऑर्बिटल में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। उसी तरीके से आप n=4 वाले शेल में देखेंगे कि 4s, 4p, 4d और 4f है। तो 4s है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, p के केस में 6 इलेक्ट्रॉन, d के केस में 10 इलेक्ट्रॉन। f की बात करें तो f जो सबसेल है उसके पास टोटल 7 ऑर्बिटल होते हैं। तो हर ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन रहने की क्षमता है तो कुल f ऑर्बिटल सबसेल के अंदर कुल 14 इलेक्ट्रॉन को रखने की क्षमता है। ठीक है। इस तरीके से जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझाऊंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि इसका सही मतलब क्या है। अब आपको बता दूं 1s के बाद अगर 1s में इलेक्ट्रॉन हो गया, उसके बाद भी अगर परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो वो 2s में जाएंगे। 2s के बाद देखिए एरो घूमकर 2p पे जा रहा है, यानी 2s के बाद इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में जाएगा 2p में। 2p के बाद भी अगर इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो वो 3s में जाएगा, 3s के बाद 3p में, फिर 4s में, 4s के बाद 3d में। 4s के बाद 3d में जाने का है क्या है, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये ऐसे ऊर्जा बढ़ रही है। 4s के बाद 3d में आएगा, 3d के बाद 4p में इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद 5s में, ऐसे करते हुए फिर 4d, 5p, 6s, उसके बाद 4f, 5d, 6p, 7s, देन 5f, 6d, 7p एंड 8s। फाइनली ऐसे करके बढ़ते हुए क्रम में ऊर्जा बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ठीक है। आपको मैं एक एक एग्जाम्पल के तहत समझाऊंगी किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एटम का हम करते हैं।
ठीक है। जैसे जो अभी मैं आपको समझा रही थी वही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में लिखी गई है कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। ये स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं, जो अभी मैंने आपको समझाया वही है कि कैसे इंक्रीज, ये 1s, उसके बाद 2s, 2p, 3s, ये बढ़ते हुए क्रम में, ये जो ऊर्जा, ये जैसे जो लिखा हुआ है ये बढ़ते हुए क्रम में ऊर्जा को दर्शा रहा है। और इलेक्ट्रॉन भी इसी आधार पर किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो ऐसे ही सबसेल और ऑर्बिटल के अंदर प्रवेश करते हैं। ठीक है। चलिए, जो उसी का ये हिंदी वर्जन है, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं इसको म्यूट करके आप वीडियो को, इसको आराम से आप पढ़ सकते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रॉन, अब हम यहाँ पर लिथियम का एक केस देख लेते हैं कि अबव प्रिंसिपल कैसे हमको मदद करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में। तो आप यहाँ पे देखिए, लिथियम हैज़ अ टोटल ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है। तो अब हम जब 1s लिखेंगे, जैसे ऊर्जा भी आपने देखा 1s के बाद 2s में जाएगा, तो 1s जो ऑर्बिटल के पास 2 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है, तो 1s2 तो हो गया। उसके बाद एक और इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में, ऑर्बिटल में जाएगा, तो 2s1 में। तो चूंकि एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 रह सकता है, पर ऑलरेडी इसके 2 इलेक्ट्रॉन 1s में प्रवेश कर चुके हैं, तो जो लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन है वो 2s1 में जाएगा। और उसको अगर हमको दर्शाने का तरीका जो है, आप देखेंगे 1s को देखिए, ये 2 एरो इंडिकेट कर रहा है। ये मतलब ये 2 एरो का मतलब है कि इस 1s ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2s के अंदर एक एरो इंडिकेट कर रहा है कि इसके पास इस सेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है। तो थर्ड इलेक्ट्रॉन आपका 2s में चला गया। उसके बाद ठीक, हम एक और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, बेरिलियम है, बेरिलियम इज टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। तो अब जैसे 1s2 हो गया, उसके बाद 2s1, जैसे लिथियम में था तो उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन था, 2s1 था, पर बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन। तो 1s2 में, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से देखिए, अगर आप आसानी से समझ सकेंगे तो पहले 1s के अंदर दो सिंबल बना हुआ है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन 1s के अंदर और 2 इलेक्ट्रॉन 2s के अंदर। ठीक। और ये देखिए, एनर्जी का एरो दिख रहा होगा आपको, तो ये एनर्जी का एरो बता रहा है कि कैसे ये बढ़ रहा है, ये बढ़ते हुए क्रम में आपको दिखाई दे रहा है, ये एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है। तो 1s से ज़्यादा एनर्जी 2s की है। गॉट इट। उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। अब इसमें बोरॉन का, बोरॉन के पास बता दूं टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है। देखिए लिखा, बेरिलियम है टोटल 5 इलेक्ट्रॉन। आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या एटॉमिक नंबर से भी पता चल जाएगी, तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर भी 5 होता है। तो अब आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, जैसे आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले 1s हो गया, तो 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, हमने 2 लिखा। उसके बाद 2s में आएगा, अब s में भी 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसलिए हमने 2 लिखा। अब चूंकि 4 हो चुके हैं, पर बोरॉन के पास एक और इलेक्ट्रॉन है, तो s के बाद हमारे किसकी ऊर्जा फिर ज़्यादा है, 2s के बाद 2p, तो हम फिर लिखेंगे 2p। तो अब लास्ट एक ही इलेक्ट्रॉन बच गया, तो ये इलेक्ट्रॉन देखिए 2p का देखिए अरेंजमेंट आपको मैंने भी बताया कि 2p जो सबसेल है उसके पास 3 ऑर्बिटल होते हैं। देखिए 1 2 3 आप देख रहे हैं, 1 2 और ये 3। तो ये कैसे हो गया, तो अब 2p में एक ही इलेक्ट्रॉन होती है, पहला वाला जो सबसेल है उसमें इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, तो 2 4 और ये 5। तो उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है, देखिए 1s 2s और 2p। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं। ठीक। और हम एग्जांपल्स देखेंगे, उससे पहले आपको एक और नियम और बता दूं, हुंड्स रूल, जिसको हुंड का नियम भी बोला जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कुछ नियम आपको याद रखने जरूरी हैं। जैसे अभी हमने अब्बोव के सिद्धांत को पढ़ा। अब्बोव का सिद्धांत बोलता है कि जिस ऑर्बिटल की ऊर्जा कम होगी, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें प्रवेश करेगा, जब वो पूरा भर जाएगा तब वो दूसरे ऑर्बिटल में प्रवेश करेगा जिसकी ऊर्जा उससे थोड़ी ज़्यादा होगी, और ऐसे ही इलेक्ट्रॉन की भरने की क्रिया होती है। हुंड्स रूल ये कहता है कि अगर किसी के पास एक से ज़्यादा ऑर्बिटल है, जैसे आप पी के केस में देखिए यहाँ पर कि पी के पास आपको मैंने अभी बताया कि पी के पास 3 ऑर्बिटल है, 1, ये 1 हो गया, ये 2 और ये 3। तो अब इसमें हुंड्स रूल ये कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो ऐसा नहीं है, जैसे कि आप देखिए कार्बन के केस में कार्बन है टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। तो अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 1s2 2s2 2 हो गया। उसके बाद 2p में
कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे, 4 इधर हो गए और 2 इधर, 6 हो गए। तो 2p के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो ऐसा नहीं होगा कि एक ही ऑर्बिटल के अंदर ये दोनों इलेक्ट्रॉन चल जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर मैं ये बोलूँ, जैसे मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखा रही हूँ 2p के केस में, आप देखेंगे ये अगर ये 2p ऑर्बिटल है तो ऐसा नहीं होगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन इसी में चले जाएंगे। अगर ये ऐसा होगा तो ये गलत है। हुन्स रूल बोलता है कि ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। पहला इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अगर सिंगल सिंगल भरा जाएगा, अगर मान लीजिए p के केस में 3 ऑर्बिटल है, 1 2 और ये 3, तो पहला 2p के पहले ऑर्बिटल में जाएगा, अगर उसके बाद भी इलेक्ट्रॉन है तो दूसरे में जाएगा, अगर उसके बाद भी इलेक्ट्रॉन है तो तीसरे में जाएगा। उसके बाद ही अगर और भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है तब वो फिर पहले वाले ऑर्बिटल में जाके उसकी पेयरिंग होगी। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है, अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल द मोस्ट स्टेबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द वन इज विथ विच द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द सेम स्पिन इज मैक्सिमाइज्ड। मतलब कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन की जो भरने की जो क्रिया है वो पहले सिंगल किसी भी सेल ऑर्बिटल के अंदर या कक्षक के अंदर होगा। जब इलेक्ट्रॉन के बाद ही मौजूद होगा तो ही उसकी पेयरिंग या डबलेट होगा, यानी 2p के अभी मैं और भी एग्जाम्पल के तहत आपको समझाऊंगी कि कैसे मुमकिन है। ठीक है, तो अभी आप देखिए जैसे 1s2s2p का कन्फिग्रेशन को बढ़ती हुई ऊर्जा में कैसे लिखा गया, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में इलेक्ट्रॉन, और 2p के केस में हर ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक एक ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हुन्स रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, हम और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देके आपको और समझाती हूँ। जैसे अब देखिए नाइट्रोजन के केस में आप क्या देख रहे हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है, किसका, नाइट्रोजन एलिमेंट का, तो ये नाइट्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया, 1s2 2s2 2p3। देखिए 2 2 और ये 3, तो यहाँ पे भी हुन्स रूल को फॉलो किया गया है। इसके जो 3 इलेक्ट्रॉन थे पहले में, दूसरे में, तीसरे में सिंगल भरे गए। उसके बाद अगर फिर भी इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो वो फिर 2p के पहले ऑर्बिटल के अंदर आएगा। जैसे आप यहाँ पे तो नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3 देख लिए। अब देखिए हुन्स रूल, जैसे अभी मैंने हुंडे का नियम है, इलेक्ट्रॉन की सबसे स्थिर व्यवस्था वो है जिसमें एक ही स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम होगी। अब आपको मैं हुन्स रूल को और अच्छे से यहाँ पे समझा पाऊंगी। देखिए ऑक्सीजन हैज टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का टोटल 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। और 8 इलेक्ट्रॉन के केस में आप क्या देख रहे हैं कि देखिए 1s2 2s2 तो ठीक है, इसके बाद 2, अब p के पास 6 इलेक्ट्रॉन की क्षमता है पर ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। अब इसके हुन्स रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, पहले इलेक्ट्रॉन पहले सेल में गया, दूसरे में गया, तीसरा, और जो चौथा यानी आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो मतलब 8वां जो इलेक्ट्रॉन है वो वापस पहले वाले सेल में आकर इसको पेयर कर रहा है। तो यही हुन्स का नियम है। ठीक है, तो उसी तरीके से हम फ्लोरीन के केस में आप देखेंगे, फ्लोरीन हैज़ टोटल 9 इलेक्ट्रॉन। 9 इलेक्ट्रॉन कैसे हो रहा है, अब देखिए यहाँ पे 1s2 2s2 2p5। तो यहाँ पे भी देखिए 3 ऑर्बिटल्स हैं, 3 ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या को पहले सिंगल भरा गया, उसके बाद फिर लास्ट का जो मतलब चौथा इलेक्ट्रॉन 2p के पहले सेल में आया, इसमें 1 2 3 आप देख रहे हैं, तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें गया, उसके बाद चौथा इलेक्ट्रॉन फिर वापस पहले में आया, और उसके बाद 5वां जो लास्ट इलेक्ट्रॉन था ये मिडिल वाले में आया। तो इस तरीके से हुन्स का नियम यही कहता है कि पहले मतलब सिंगल भरा जाएगा कोई भी इलेक्ट्रॉन। अगर आपको हिंदी वर्जन समझना है तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो गया, 1s2 2s2 और 2p5, यानी 4 और ये 5 9। देखिए बैलेंस हो गया, 9 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी 9 इलेक्ट्रॉन्स बताया जा रहा है। उसी तरीके से नियोन का देखिए 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s2 2s2 2p6, तो 4 और ये 6 10। इसका अरेंजमेंट कैसा होगा, देखिए 1s में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, और चूँकि इसके 6 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं तो तीनों ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो गए। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। अभी जैसे ये अरेंजमेंट को मैं दिखा रही हूँ, उससे पहले आप जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आपको कुछ चीज़ों को याद रखना ज़रूरी है। तो क्या क्या है देख लीजिए, नियम क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। तो इलेक्ट्रॉन विथ रिसाइड इन द अवेलेबल ऑर्बिटल ऑफ द लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी। इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखने के लिए सामान्यतः नियम इलेक्ट्रॉन की सबसे जो कम ऊर्जा वाली कक्षा, उसको मतलब आपको याद रखना जरूरी है कि इसकी ऊर्जा कम है, किसकी ऊर्जा ज़्यादा है, उसी के आधार पर आपको इलेक्ट्रॉन को लिखना है। इलेक्ट्रॉन
उसके बाद दूसरा नियम ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे आपको बता दूं कि हर बॉक्स आप देख रहे हैं कि एस ऑर्बिटल के एस सब सेल की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, पी की बात करें तो पी के पास 3 ऑर्बिटल है तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, डी की बात करें तो डी के पास 5 ऑर्बिटल हैं तो उसमें हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन को अगर हम जोड़ें तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और एफ की बात करें तो एफ के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन ये होंगे 14, क्योंकि इसके पास 7 ऑर्बिटल हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हम लोग थोड़ा सा मैं आपके साथ बनाती हूँ, उसके बाद आप लोग इस को आप अपने असाइनमेंट कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, जैसे मैं नाइट्रोजन का आप लोग को बना के बताती हूँ। नाइट्रोजन केस में देखिए 1s2 2s2 2p 4 हो गए और ये 3। ठीक, अब मैं आपको सोडियम का बना के दिखा रही हूँ। 1s2 2s2 2p 6 कितना हो गया 4 और ये 6 10, 2p के बाद आएगा 3s1। ठीक, तो टोटल 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस तरीके से आपको सभी बाकी एलिमेंट का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है। चलिए एक मैं आयरन का लिख देती हूँ Fe का 1s2 2s2 2p6 4। उसके बाद फिर से रिपीट कर रही हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। उसके बाद आएगा 4s2 3d6। अब आप इसको जोड़ेंगे तो आपको देखेंगे टोटल 26 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो ये मैंने बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखा है। तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए असाइनमेंट्स है कि आप यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स दिए हैं नाइट्रोजन सल्फर लिथियम ये सब के मैंने इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखी हुई है। आप इन सब का अभी जो नियम मैंने आपको बताया, बहु का जो नियम बताया उसके आधार पर आप इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखकर मुझे आप सेंड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वांटम नंबर के बारे में बात करेंगे और कुछ नियम्स इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से रिलेटेड उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।